Hello and welcome to Study IQ IAS. I am Amrit Upadhyay and you are watching Daily News Report for UPSC. So let's start the bulletin with the headline. इंडिया रशिया में ओपन करेगा दो नए कॉन्सुलेट्स. नए कॉन्सुलेट्स कजान एंड येकतरिनबर्ग में होंगे ओपन. इंडिया ऑलरेडी हैज 2 कॉन्सुलेट्स इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्तोक. साइंटिस्ट ने बताया अर्थ के इनर कोर की स्पीड हुई रिड्यूस. कोर अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है रोटेट. डे की लेंथ में 1 सेकंड का आ सकता है चेंज. और एक बार फिर लाइमलाइट में आया माधव नेशनल पार्क. मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है पार्क. वॉल कंस्ट्रक्शन के चलते बना हेडलाइन. यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो क्या स्टडी IQ IAS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस. हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में. ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 8 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन. कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए. आइए न्यूज स्टार्ट करें. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रशिया में 2 नए कॉन्सुलेट्स ओपन करने का डिसीजन लिया है. ये डिसीजन रशिया के साथ ट्रैवल एंड ट्रेड को और स्ट्रेंथन करेगा. ये नए कॉन्सुलेट्स कजान एंड येकतरिनबर्ग सिटीज में ओपन होंगे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 डे विजिट के लिए रशिया गए थे. प्राइम मिनिस्टर ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए रशिया का दौरा किया. It is noteworthy that after Moscow's attack on Ukraine, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट रशियन विजिट है. लेट्स गेट बैक टू द न्यूज. येकतरिनबर्ग रशिया की 4th लार्जेस्ट सिटी है जो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर भी इमर्ज हुई है. ये यूराल फेडरल डिस्ट्रिक्ट की लार्जेस्ट सिटी है एंड रशिया की वन ऑफ द मेन कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स में से एक है. ये सिटी वोल्गा यूराल रीजन एंड साइबेरिया के बीच आइसेट रिवर पर लोकेटेड है. येकतरिनबर्ग की पॉपुलेशन 1.5 मिलियन के अराउंड है. येकतरिनबर्ग को रशिया का 3rd कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि ये सिटी अपने इकोनॉमी, कल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म के साइज के रिस्पेक्ट में रशिया में 3rd पोजीशन पर आती है. ये अपने कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है. येकतरिनबर्ग को रशियन कैपिटल ऑफ स्ट्रीट आर्ट भी कंसिडर किया जाता है. वहीं वोल्गा एंड कजांका रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड कजान रशिया का एक कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर है. इसके अलावा कजान रशिया का इमर्जिंग इकोनॉमिक सेंटर भी है. कजान रशिया की 5th लार्जेस्ट सिटी है. इसके अलावा रशिया इस साल अक्टूबर में कजान में ही ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा. यू शुड ऑल्सो नो दैट प्रेजेंटली रशिया में इंडिया के 2 कॉन्सुलेट्स सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्तोक में लोकेटेड हैं. रिसेंटली साइंटिस्ट का इंटरेस्ट अर्थ के कोर में काफी इंक्रीज हो गया है. इस इंटरेस्ट के पीछे का रीजन भी बड़ी यूनिक है. साइंटिस्ट का कहना है कि अर्थ के इनर कोर की स्पीड स्लो डाउन हो गई है और वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है. अब ये तो कंफर्म है कि अर्थ के इनर कोर की स्पीड स्लो डाउन होने और इसके अपसाइड डाउन रोटेशन से कुछ इफेक्ट्स तो जरूर सामने आएंगे. ये समझने से पहले कि इन चेंजेस का इंपैक्ट क्या होगा, हम अर्थ की कोर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को देखते हैं. देखिए, हमारी अर्थ मेनली 3 लेयर्स से बनी है, ठीक उसी तरह जैसे ओनियन की लेयर्स होती है. अब लेयर्स की थिकनेस डिफरेंट है. फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, देन सेकंड वन इज मेंटल और थर्ड लेयर है सेंट्रल पार्ट दैट इज कोर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्रस्ट देन अर्थ के अपर मोस्ट पार्ट को कहते हैं क्रस्ट. इसकी एवरेज थिकनेस है 34 किलोमीटर के अराउंड. ये मेनली बसाल्ट रॉक से बनी है. क्रस्ट के भी 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज सियाल एंड सेकंड वन इज सीमा. सियाल रीजन में सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम की, वहीं सीमा रीजन में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की अबंडेंस है. क्रस्ट के बाद मेंटल की बात करें तो इसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर. ये एरिया मेनली बसाल्ट रॉक से बना है. मेंटल वाले पार्ट में मैग्मा चैम्बर्स भी होते हैं. इसने अर्थ की टोटल वॉल्यूम का 83% ऑक्यूपाई किया हुआ है. सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज कोर, ये निकल और आयरन से बना है. इसे 1936 में डेनिश सिस्मोलॉजिस्ट इंगे लेमन ने डिस्कवर किया था. इसकी एवरेज डेंसिटी 13 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है. यह माना जाता है कि अर्थ का सेंट्रल पार्ट प्रोबेबली लिक्विड या फिर प्लास्टिक स्टेट में है. कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड आउटर कोर. यू शुड नो दैट इनसाइड द अर्थ
5180 किलोमीटर की डेप्थ पर सॉलिड मेटल से बनी इनर कोर एक लिक्विड मेटल के आउटर कोर से सराउंडेड है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनर कोर सन की सरफेस जितनी गर्म है, हॉट है। इसका मतलब इनर कोर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 9800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 5400 डिग्री सेल्सियस है। साइंटिस्ट्स ये भी बिलीव करते हैं कि जब कोर स्लोली रोटेट करती है तो मेंटल की स्पीड इंक्रीज होती है और इस चेंज की वजह से ही अर्थ का रोटेशन फास्ट होता है और डे की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। 1936 में जब डेनिश सिस्मोलॉजिस्ट इंगे लेमन ने इसे डिस्कवर किया, तभी से इनर कोर को लेकर रिसर्चर्स इंक्विजिटिव रहे हैं। इनर कोर की रोटेशन स्पीड एंड डायरेक्शन पर कई डेकेड से डिबेट चल रही है। रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने यह रिवील किया कि अर्थ की इनर कोर की रोटेशन स्पीड डिक्रीज हुई और अब यह अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। साथ ही नेचर जर्नल ने भी 12 जून को रिलीज हुई रिसर्च में कोर के स्लो डाउन होने की कंफर्मेशन की है। इसकी वजह से डे की लेंथ चेंज हो सकती है। रिसर्चर्स बिलीव दैट बिकॉज ऑफ दिस अर्थ पर डे की लेंथ में 1 सेकेंड का चेंज आ सकता है। यू शुड ऑल्सो नो दैट अर्थ की इनर कोर आउटर फॉर्म के रिलेटिव इंडिपेंडेंट तरीके से रोटेट करती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक स्मॉल बॉल लार्ज बॉल के अंदर मूव कर रही हो। हाउएवर, व्हाई दिस हैपेंस, इसकी कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क एक बार फिर से लाइमलाइट में है। इस बार ये नेशनल पार्क एक वॉल की वजह से लाइमलाइट में आया है। एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए शिवपुरी में एक ह्यूज वॉल बिल्ड कर रहा है। इस वॉल की लेंथ 13.5 किलोमीटर है और इसकी हाइट है 12 फीट। ये वॉल माधव नेशनल पार्क में पार्क और सिटी के बीच में बन रही है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आफ्टर पन्ना इन मध्य प्रदेश एंड सारिस्का इन राजस्थान, शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क इंडिया का थर्ड ऐसा नेशनल पार्क है जहां 1990 में टाइगर्स पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट हो चुके हैं। इसके बाद इनको रिहैबिटेट करने के लिए यहाँ रिगरस एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इन एफर्ट्स के तहत मार्च 2023 में 2 फीमेल एंड 1 मेल टाइगर को पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व से यहाँ शिफ्ट किया गया था। इट इज नोटवर्दी दैट माधव नेशनल पार्क को रीपॉपुलेट करने के लिए सभी पॉसिबल मेजर्स लिए जा रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड कूनो नेशनल पार्क की क्लोज एफिनिटी में होने की वजह से माधव नेशनल पार्क भी फ्यूचर में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हब बन सकता है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिवीजन में लोकेटेड है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। 1958 में इसे नेशनल पार्क का स्टेटस मिला और इसका नाम ग्वालियर के महाराजा माधव राव सिंधिया के नाम पर माधव नेशनल पार्क कर दिया गया। इस पार्क में इंडियन चिंकारा और चीतल लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा नीलगाय, सांभर, चौसिंगा, ब्लैक बक, स्लोथ बियर, लेपर्ड, टाइगर, चीता और साधारण लंगूर इस पार्क में अवेलेबल हैं। यू शुड ऑल्सो नो दैट मनिहार रिवर फ्लोज थ्रू दिस पार्क। इस नेशनल पार्क में कई सारे स्मॉल एंड बिग पॉन्ड्स हैं, बट सांख्य सागर लेक वाटर का बिगेस्ट सोर्स है। इस नेशनल पार्क को माधव राव सिंधिया के लिए एक हंटिंग ग्राउंड के लिए बिल्ड किया गया था। सांख्य सागर लेक वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन 2022। इसके अलावा मनिहार रिवर पर डैम बनाकर एक स्मॉल रिजर्वायर भी बिल्ड किया गया था जिसे माधव सागर कहते हैं। इस नेशनल पार्क की एक और स्पेशल बात है, माधव नेशनल पार्क में 484 मीटर्स की हाइट पर एक मैग्निफिसेंट जॉर्ज कैसल भी बिल्ड किया गया है। इसे बिल्ड करने की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1911 में माधवराव सिंधिया ने यूनाइटेड किंगडम के किंग जॉर्ज V के ओवरनाइट स्टे के लिए अपने इस हंटिंग ग्राउंड में एक पैलेस बनवाया था। अपने इंडिया विजिट पर जॉर्ज V यहाँ टाइगर हंट करना चाहते थे। हाउएवर किंग ने वहां पहुंचने से पहले ही एक टाइगर को शूट किया और फिर उसके बाद किंग ने जॉर्ज कैसल में स्टे नहीं किया। रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस के एक सर्वे की रिपोर्ट रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट को 2015-16 टू 2022-23 के बीच कंडक्ट हुए सर्वे के बेसिस पर प्रिपेयर किया गया है। ये रिपोर्ट हमारी कंट्री में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बात करती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के सर्वे से रिवील होता है कि डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट कंडीशंस की वजह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वेरी करती है। कुछ स्टेट्स में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई हैं, वहीं कुछ स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज हुई हैं। सर्वे ये भी बताती है कि इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इंप्रूवमेंट शो किया है,
वहीं कंपैरेटिवली लार्जर एंड प्रॉस्पेरस स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में डिक्लाइन देखा गया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 ईयर्स में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो 13 आउट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज इसमें एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन आया है। एनएसओ के अकॉर्डिंग बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूपी जैसे ज्यादातर लार्जर स्टेट्स में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट शार्पली डिक्लाइन हुआ है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 30 लाख इंडिविजुअल्स हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। वेस्ट बंगाल के बाद कर्नाटका में 13 लाख, तमिलनाडु में 12 लाख, उत्तर प्रदेश में 7.91 लाख, केरला में 6.40 लाख, असम में 4.94 एंड तेलंगाना में 7.91 लाख जॉब्स डिक्रीज हुई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली में इन 7 ईयर्स में जॉब्स 23 लाख से रिड्यूस होकर 19 लाख हो गई। वहीं चंडीगढ़ में 51,000 जॉब्स रिड्यूस हुई और पुदुचेरी में 32,000 जॉब्स रिड्यूस हुई। J&K और लद्दाख का डेटा अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये रिपोर्ट इंक्रीज इन जॉब्स की भी बात करती है। एनएसओ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली वीक कंसीडर किए जाने वाले कुछ स्टेट्स में इन 7 ईयर्स में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज भी हुआ है। डेटा की बात करें तो महाराष्ट्र में लास्ट 7 ईयर्स में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 24 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट हुई। इसके अलावा गुजरात में 7.62, ओडिशा में 7.61 और राजस्थान में 7.56 लाख जॉब्स इंक्रीज हुई। वहीं मध्य प्रदेश और बिहार दोनों ही में 6 लाख नए जॉब क्रिएट हुए। पंजाब, हरियाणा एंड झारखंड में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई हैं। जून में अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस की फैक्ट शीट के बेसिस पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया था कि 2022-23 में अक्रॉस द कंट्री 2015-16 के कंपैरिजन में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 17 लाख जॉब्स डिक्रीज हो गई और टोटल 10.96 करोड़ जॉब्स रह गई। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब्स उन स्टेट्स में इंक्रीज हुई हैं जहां एग्रीकल्चर सेक्टर स्मॉल है और इंडस्ट्रियल सेक्टर लार्ज है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये भी बिलीव करते हैं कि जिन स्टेट्स में जॉब्स डिक्लाइन हो रही हैं उसका सबसे बड़ा रीजन गवर्नमेंट लेवल पर इंट्रोड्यूस हुई कुछ नई पॉलिसीज हैं। यू नो दैट इंडिया के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सेक्टर कंट्री की इकोनॉमी में 50% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स कंट्री के टोटल वर्कफोर्स का 80% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसका रीजन ये है कि इस सेक्टर में अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड सभी को काम मिल जाता है। इंडिया का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली रूरल पॉपुलेशन से बना हुआ है एंड इसमें मैक्सिमम वो इंडिविजुअल्स हैं जो विलेजेस में ट्रेडिशनल वर्क करते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो क्रॉप्स की सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के टाइम विलेज चले जाते हैं। रिमेनिंग टाइम ये लोग सिटीज एंड मेट्रो सिटीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सर्च करते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर की ज्यादातर जॉब्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही आती हैं। हालांकि इतनी बड़ी वर्कफोर्स वाले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मेजर प्रॉब्लम से सराउंडेड रहता है। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कंपैरिजन में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स की इनकम काफी लो है। सेकेंडली, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का नेचर परमानेंट नहीं है बल्कि टेम्पररी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऐसे एंटरप्राइजेस में काम करते हैं जहां लेबर लॉज अप्लाई नहीं होते। देखिए, इस रिपोर्ट से यह तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए स्टेट्स को कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स को भी इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए कॉन्क्रीट मेजर्स लेने होंगे। आइए देखते हैं टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है आयगर सिस्टम। आयगर सिस्टम इज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर। इस एम्पायर में एवरी विलेज वाज ऑर्गेनाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। इसका ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन करना था। अब इन रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को रन करने के लिए 12 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। इन ऑफिसर्स को कलेक्टिवली आयगर बोलते थे, कई जगह इन्हें आयंगर बोलते थे। इनकी पोजीशन हेरिडेटरली बेस्ड थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयगर्स अनपेड होते थे। इसका मतलब इन्हें सैलरी नहीं मिलती थी। ऑल्दो अपने काम के लिए विजयनगर गवर्नमेंट इन्हें टैक्स फ्री या फिर रेंट फ्री लैंड प्रोवाइड करती थी। आइए अब देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
यूनियन कैबिनेट ने बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बीबीएनजे एग्रीमेंट को साइन करने का अप्रूवल दे दिया है। बीबीएनजे ट्रीटी एक कंट्री को उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड एरियाज में स्ट्रेटजिक प्रेजेंस बढ़ाने की परमिशन देती है। इसे हाई सीज ट्रीटी भी बोलते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। हाई सी एरियाज में मरीन बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर कंसर्न्स जो हैं उन्हें एड्रेस करना इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव है। मोर इंपॉर्टेंटली, ये ट्रीटी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू मरीन बायोडायवर्सिटी के सस्टेनेबल यूज के मैकेनिज्म्स को भी सेट करती है। अक्रॉस द कंट्री 10,000 FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश करने का टारगेट था। अराउंड 8800 FPOs एस्टैब्लिश हो चुके। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की। FPOs का एस्टैब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के तहत हो रहा है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम के तहत हर FPO को 5 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। FPO को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। FPO प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर्स, फिशरमैन, रूरल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन द्वारा फॉर्म की गई ऑर्गेनाइजेशन है। गौतम अडानी को केरला के विझिंजम पोर्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। यह पोर्ट एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने के अलावा कंट्री का फर्स्ट सेमी ऑटोमेटिक कंटेनर टर्मिनल भी है। विझिंजम पोर्ट एक ग्लोबल बंकरिंग हब भी बनेगा जो हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल्स की सप्लाई करेगा। कंप्लीशन के बाद यह पोर्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन पोर्ट होगा। यह पोर्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है क्योंकि ये यूरोप, पर्शियन गल्फ एंड फार ईस्ट को कनेक्ट करने वाले इंटरनेशनल शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पर है। यू शुड ऑल्सो नो दैट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक ऐसे ट्रांजिट सेंटर को बोलते हैं जहां गुड्स को शिप से दूसरी शिप में ट्रांसफर किया जाता है ताकि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सके। HCL टेक के चेयरमैन रोशनी नदार मल्होत्रा को फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से ऑनर किया गया है। दिस अवार्ड इज नोन एज द लीजन ऑफ ऑनर। रोशनी नदार ने अवार्ड रिसीव किया है वो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। लीजन डी ऑनर यानी लीजन ऑफ ऑनर को एस्टैब्लिश 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इस अवार्ड को 5 डिग्रीज में डिवाइड किया गया है जिसमें नाइट, ऑफिसर, कमांडर, ग्रैंड ऑफिसर एंड ग्रैंड क्रॉस इंक्लूड है। इनमें से ग्रैंड क्रॉस हाईएस्ट डिग्री है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रशिया ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड से ऑनर किया है। पीएम मोदी को यह अवार्ड इंडिया एंड रशिया के बीच रिलेशंस स्ट्रेंथन करने के लिए एंड स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रमोट करने के लिए दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने वाले रशियन सिटीजन्स एंड वर्ल्ड के प्रोमिनेंट लीडर्स को दिया जाता है। इसे जार पीटर द ग्रेट ने 1698 में सेंट एंड्रयू के ऑनर में एस्टैब्लिश किया था। यह अवार्ड सिर्फ आउटस्टैंडिंग सिविल या मिलिट्री मेरिट के लिए ही दिया जाता है। आइए देखें आज के एपिसोड पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू माधव नेशनल पार्क। सांख्य सागर लेक इज लोकेटेड इन माधव नेशनल पार्क एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज जॉर्ज कैसल इन Madhav National Park was built in 1911 for King George V of the United Kingdom. Select the correct option based on the above statements. Statement 1 is correct, statement 2 is correct, both are correct or both are wrong. Second question is, recently the government of India has decided to open new consulates at which 2 places in Russia? Kazan and Yekaterinburg, St. Petersburg and Vladivostok, Leningrad and Volgograd, or Moscow and Yekaterinburg? आइए देखें पिछले एपिसोड में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, आंसर क्या है उनके। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज a constitutional institution. Second is it has been formed under the Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India.
Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Correct answer is option B. That means only two. Second question was, Project Pari is related to which field? Art and culture, education, development of Hindi language, or health development for newborns. Correct answer is option A, art and culture. तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। कल सुबह 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।